नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के दूसरे पाठ मेरे संग की औरतें पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आत्मकथात्मक है, अर्थात इसमें अपनी कहानी के बारे में लेखिका ने बताया है। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग हैं और उन्होंने मेरे संग की औरतें अर्थात अपने और अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन इस निबंध में किया है। बच्चों, यह संस्मरणात्मक शैली में है, जिसमें संस्मरणात्मक शैली वह होती है जिसमें याद या स्मृति के आधार पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसे संस्मरणात्मक गद्य कहते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में इस पाठ में बताया है। उसने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जीवन का बहुत अच्छा परिचय दिया है। तो शुरू करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें। तो सबसे पहले पाठ में बच्चों लेखिका अपनी नानी के बारे में बताती है। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि वह अपनी नानी को देख नहीं सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी यानी लेखिका की माँ की शादी के पहले ही हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी। ये विशेषताएं हैं बच्चों उनकी नानी की। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की मां कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। एक तो मां झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। बच्चों, ये लेखिका मृदुला गर्ग अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनकी माँ बहुत ही कोमल थी, इसलिए उनकी दादी यानी लेखिका की दादी मृदुला गर्ग की माँ की सास उनसे कहा करती थी, हमारी बहू तो इतनी नाजुक है कि धोई, पोंछी और छींके पर टांग दी। ये पंक्ति आपकी पाठ में है जो ये बताती है कि लेखिका की माँ मृदुला गर्ग की माँ कितनी ही कोमल शरीर वाली थी। दूसरी उनकी विशेषता थी कि वो झूठ नहीं बोलती थी और इसलिए घर में सभी लोग उनकी इज्जत करते थे, उनका सम्मान करते थे। और बाहर से भी कोई व्यक्ति आता था और अपनी बहुत सारी गुप्त बातें, गोपनीय बातें इन्हें बता देता था, लेकिन ये उन गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करती थी। इसलिए घर के सभी लोग इन पर विश्वास करते थे और किसी भी कार्य के लिए इनकी सलाह अवश्य लेते थे और इनकी सलाह मानी भी जाती थी। यानी अभी हमने लेखिका की नानी और उनकी माँ के बारे में बहुत ही संक्षेप में आपको पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसी ही लेखिका की परदादी थी जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान
एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक, यानी मृदुला गर्ग लेखिका की 5 बहनें थी और एक भाई था, यानी उनकी 5 बेटियां हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो, और उन्होंने इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यही मन्नत दोहराया करती। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ कहा नहीं और इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। और परदादी की इस मन्नत के अनुसार क्या हुआ? एक अद्भुत ये जो इच्छा थी उनकी, भगवान ने ऐसी पूरी की कि उनकी 5 कन्याएं पैदा हुईं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसके बाद पूरा का पूरा चोर का इंसिडेंट जो इसमें आया है, जिससे चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है। एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें रत जगा कर रही थी। रत जगा मीन्स अभी भी गांव में क्या होता है, आदमी जो होते हैं पुरुष वो बारात लेकर जाते हैं, तो औरतें जो होती हैं जो पीछे घर में रुकी होती हैं वो स्वांग करती हैं, यानी पूरी रात जागती हैं और कुछ ना कुछ गीत ढोलक और स्वांग करती हैं, तो उन्हें रत जगा कहते हैं उसे। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने के लिए कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उसके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। तो बच्चों, इस तरह से परदादी ने बिना डराए धमकाए उस चोर का हृदय परिवर्तित कर दिया और उसे एक ईमानदार आदमी बना दिया और वह अब खेती करने लगा था। क्यों? बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने पहले पानी खुद पिया और फिर उस चोर को पानी पीने के लिए कहा और बोला कि हमने एक ही बर्तन में से पानी पिया है, इसलिए ये मेरा बेटा है और अब तू मेरा बेटा है, तू मेरी बात सुनेगा और क्या करेगा, चोरी छोड़ करके खेती करेगा। और उस चोर ने वैसा ही किया और एक ईमानदार आदमी बन गया। तो दादी ने क्या किया, परदादी ने उस चोर को न डराया, न धमकाया, ना कोई उपदेश दिए, अपितु बहुत ही सहज तरीके से उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। ये देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर नहीं जा सकी। तो क्या किया, उनके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामज़ो नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। अब लेखिका जो थी इस आज़ादी के जश्न में बाहर जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने दुर्भाग्य से उन्हें मना कर दिया था क्योंकि उन्हें टाइफाइड था। लेखिका खूब रोई, लेकिन पिताजी ने उन्हें मना कर दिया और उन्हें एक उपन्यास थमा दिया पढ़ने के लिए, और लेखिका ने उसे पढ़ना शुरू किया। और उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थीं। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका के सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया और जो बाद में कहानियां लिखी मृदुला गर्ग लेखिका ने, उसमें क्या क्या, जादू का कालीन नहीं, 3 किलो की छोरी, कठ गुलाब, ये जो उपन्यास थे, उनके कहानियां थीं, उन पर इस उपन्यास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था।
अब बच्चों लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों के बारे में बताती है। अपनी नानी, माँ, परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में बताती है। उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू किया, यानी बड़ी बहन ने भी लिखना शुरू किया, वह भी लेखिका थी। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू की, यानी लेखिका स्वयं। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी और छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वालों के अंक अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश किया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई, जुट गई, लग गई। अब लेखिका की बड़ी बहन मंजुल भगत थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं मृदुला गर्ग, तीसरे नंबर पर रेणु और चित्रा। ठीक, इसमें रेणु के व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है पाठ में आपके, कि रेणु जो थी दृढ़ निश्चयी थी और अपनी मर्जी से वह काम करती थी। पिताजी ने वह पढ़ना नहीं चाहती थी। पिताजी के कहने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बीए किया था। ठीक है, और अंत में शादी भी उन्होंने अपनी मर्जी से की। बाद में वह भी लेखन के हवाले हो गई। छोटी बहन चित्रा थी। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी बड़ी दबंग थी। वह मन में आई बात करके ही रहती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक दूसरों पर ध्यान देती थी, इसलिए उसके शागिर्दों के अंक अच्छे आते थे। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिताजी के इच्छा अनुसार शादी कर ली। वह लीक पर ही चलती प्रतीत होती थी, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और वह भी लेखिका बन गई। ठीक है, यानी लेखिका की सभी बहनें, मृदुला गर्ग लेखिका की सभी बहनें लेखन क्षेत्र के हवाले हुई और उनका भाई भी हिंदी में लेखन कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे लेखिका किस प्रकार शिक्षा के महत्व को समझती थी और किस तरह उन्होंने कर्नाटक में विद्यालय का निर्माण किया, उसके बारे में बताया गया है कि लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सकें। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह वहां के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा कि वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा, आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा, स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया कि वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी और कर्नाटक सरकार की मान्यता भी दिलाएगी। उसने कुछ सिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम पूरा किया। उसके और अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद्दीपन को हर जगह पूरा किया, विशेषकर लेखन के मंच पर। तो इस तरह बच्चों उन्होंने कर्नाटक में स्कूल खुलवाया, क्योंकि वह शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह से जानती थी। उन्हें पता था कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए और अच्छी शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। में उनकी लेखिका की बहन रेणु की एक जिद का किस्सा भी यहाँ पर दिया है उन्होंने, कि लेखिका की जिद
रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं थी। 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी से लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर ना निकला। यातायात ठप्प पड़ा था। स्वाभाविक था स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उससे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहती, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल चली गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। इस तरह बच्चों, ये जो स्कूल का किस्सा है, ये रेणु, उनकी बहन रेणु की जिद को स्पष्ट करता है। और लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। तो उस पर लेखिका ने ये भी लिखा कि अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। और इस पर एक पूरा प्रश्न है, कि अकेलेपन का मज़ा सचमुच कुछ और होता है। इस पर पूरा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अकेलेपन के मज़े के किस्से को आप यहाँ से लिख सकते हैं। रेणु का किस्सा पूरा लिखेंगे इसमें। बच्चों, इस तरह से लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने साथ की सभी औरतों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया कि सभी के चरित्र का वर्णन, सभी के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन बहुत ही खुल करके किया है। और लेखिका स्वयं भी उनके जीवन से प्रभावित हुई। उनके बहुत से गुणों को उन्होंने अपनाया, उसका वर्णन लेखिका ने यहाँ पर किया है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है बच्चों। उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।